इस वीडियो में हम मिशेल फूको को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे सोशियोलॉजी यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेबस के यूनिट 1 के पार्ट हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। काफ़ी बुक नेम और कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं इनसे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। आपको सारे बुक्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट किस बुक में दिए हुए हैं और क्या क्या है कॉन्सेप्ट, वो सारा इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो फूको एक फ्रेंच फिलोसफर थे। कई बार पूछ लेता है कि कौन से थिंकर कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना है फूको फ्रांस से थे। एफ से फूको, एफ से फ्रांस। इनको लोग पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते थे, बट वो इसको डिनाई करते हैं। इनके ऊपर फिनोमेनोलॉजी, साइको एनालिसिस और मार्क्सिज्म का इन्फ्लुएंस रहा है। इनका जो पहला मोनोग्राफ था उसका नाम था मेंटल इलनेस एंड पर्सनालिटी 1954। हम फूको को इस तरीके से पढ़ेंगे कि पहले उनकी बुक पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट दिए हैं वो पढ़ेंगे और वो कॉन्सेप्ट होते क्या हैं वो पढ़ेंगे, जिससे आपका एक साथ 3 चीज़ क्लियर होगा कि बुक कौन कौन सी है और कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं और वो कॉन्सेप्ट होते क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। बाकी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो इनकी बुक है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जो 1969 में लिखी गई थी, और इसमें बात करते हैं डिस्कोर्स का और आर्कियोलॉजी का। तो आर्कियोलॉजी होता क्या है? ये एक जनरल सिस्टम या रूल होता है जो किसी भी डिस्कोर्स पे फोकस करता है। डिस्कोर्स का हिंदी मतलब होता है चर्चा करना। अगर 3-4 लोग मिलके एक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, उसको बोलेंगे डिस्कोर्स। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं आर्कियोलॉजी होता क्या है। जब हम पुराने समय की चीज़ों का यूज करते हैं उनको इंटरप्रेट करने के लिए, तब बोलते हैं आर्कियोलॉजी। इसीलिए फूको यूज भी किए थे आर्कियोलॉजी का एक हिस्टोरिकल मेथड के रूप में। कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि फूको ने हिस्टोरिकल मेथड के लिए किस चीज़ का यूज किया था, तो आप आर्कियोलॉजी पे टिक करेंगे। ये जो आर्कियोलॉजी मेथड है, इसका यूज इन्होंने अपनी 3 बुक में किया है। पहली बुक है द ऑरिजिन ऑफ मैडनेस, दूसरी बुक है मेडिकल प्रैक्टिसेस और तीसरी बुक है ह्यूमन साइंस। तो अगर ये पूछ ले कि किस बुक में आर्कियोलॉजी मेथड का यूज किया है, तो ये तीनों बुक आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट इनका बुक है जीनियोलॉजी ऑफ पावर। अब आप जानते ही हैं फूको 2 टर्म के लिए काफ़ी फेमस हैं, पहला पावर के लिए और दूसरा जीनियोलॉजी कॉन्सेप्ट के लिए। तो इसी बुक में ये पावर और जीनियोलॉजी का बात करते हैं। जीनियोलॉजी का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ का इमरजेंस कहाँ से हुआ है उसको जब ट्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं जीनियोलॉजी। आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा, वहाँ से निकल के आता है जीनियोलॉजी, कहाँ से उस चीज़ की उत्पत्ति हुई है, उसके लिए हम यूज करते हैं जीनियोलॉजी का। तो अपनी बुक जीनियोलॉजी एंड पावर में बात करते हैं ये जीनियोलॉजी एंड पावर 1969 में लिखी गई थी। PYQ में पूछा भी गया है कि ये बुक कब लिखी गई थी, तो आपको ईयर भी याद रखना है। फूको ने जीनियोलॉजी का यूज किया है नॉलेज और पावर के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए ह्यूमन साइंस में। फूको के 2 मेथड हैं, पहला आर्कियोलॉजी और दूसरा जीनियोलॉजी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फूको बोलते हैं आर्कियोलॉजी यूज करता है एम्पिरिकल एनालिसिस का और जीनियोलॉजी यूज करता है क्रिटिकल एनालिसिस का। जो टर्म है जीनियोलॉजी, इसको सबसे पहले फ्रेडरिक नीसा, एक जर्मन फिलोसफर थे, उन्होंने यूज किया था। अब आप बोलेंगे वो नीसा नहीं नीचे होता है, बट चूंकि ये जर्मन थिंकर थे तो इनको हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक नीचा। फूको नॉलेज को हायरार्की रखने से मना करते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं। नॉलेज कोई सुप्रीम या फिर सबऑर्डिनेट नहीं होता है, उसको हमको हायरार्की में नहीं बांटना चाहिए। यहीं से लिंक करते हैं नॉलेज और पावर को और बोलते हैं जो हाईएस्ट रैंकिंग फॉर्म ऑफ नॉलेज होता है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होता है, इसीलिए हमको हायरार्की में नहीं बांटना चाहिए। नेक्स्ट इनकी बुक है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, 1961 में लिखी गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें ये मैड लोगों का स्टडी करते हैं और बोलते हैं कि पहले मैड लोगों को एक मैड हाउस में रखते थे, बट अब समय बदल रहा है, जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ है, अब साइकेट्री आ गया है और इस साइकेट्री को क्रिटिसाइज करते हैं और बोलते हैं इसके द्वारा लोगों के ऊपर नज़र रखी जाती है और उनको कंट्रोल किया जाता है। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो फूको पोस्ट मॉडर्निस्ट थे, मतलब मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ तक इन्होंने ये भी बोला है कि जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, वो भी गवर्नमेंट की एक चाल है जिससे वो हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल कर पाए। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आप और अच्छे समझ पाएंगे कि किस टाइप का बात करते हैं ये। नेक्स्ट इनकी बुक है द बर्थ ऑफ क्लिनिक। उसमें ये कॉन्सेप्ट का बात करते हैं गेज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि गेज किसका कॉन्सेप्ट है, तो वो है मिशेल फूको का। अब गेज होता क्या है? अगर इसका हम नॉर्मल मतलब समझें तो इसका मतलब होता है देखना। फूको बोलते हैं गेज इज लैंग्वेज विदाउट वर्ड्स। ऐसा लैंग्वेज जिसमें वर्ड्स शब्द का यूज ना हो उसको बोलते हैं गेज। ये भी पूछ सकता है कि फूको ने किसको लैंग्वेज विदाउट वर्ड्स कहा है, तो गेज को फूको ने लैंग्वेज विदाउट वर्ड्स कहा है। फूको बोलते हैं जब से क्लिनिक का जन्म हुआ है तब से गेज के रूप में हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है और हमको कंट्रोल करने का ट्राई किया जा रहा है। तो ये क्रिटिसाइज करते हैं क्लिनिक को या फिर मेडिकल प्रैक्टिस को। नेक्स्ट बुक है इनकी डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, 1975। इसमें बात करते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपना पावर लोगों के ऊपर एक्सर्ट करता है। अब जो सर्विलांस है वो केवल क्रिमिनल के लिए नहीं है, वो पूरी सोसाइटी के लिए हो गया है। मतलब पूरी सोसाइटी के ऊपर गवर्नमेंट नज़र रखती है नई टेक्नोलॉजी के थ्रू। इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो पावर मिलती है
उसको फूको बोलते हैं डिसिप्लिनरी पावर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा गया है कि किसका कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिनरी पावर का, तो फूको का है। किस बुक में दिए थे? तो डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में दिए थे, और उसका ईयर क्या है? 1975। ये 3 टाइप के डिसिप्लिनरी पावर का बात करते हैं। पहला है हायरार्किकल ऑब्जर्वेशन, मतलब हायरार्की के रूप में स्टेप बाय स्टेप आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। सेकंड है नॉर्मलाइजिंग, मीन्स ऐसे लोग जो नॉर्म्स को तोड़ते हैं उनको पनिश किया जाएगा। और थर्ड है एग्जामिनेशन, मीन्स गेज करना, मीन्स सब्जेक्ट को देखना कि वो कहीं फिर से नॉर्म को तोड़ रहा है या फिर नहीं तोड़ रहा है। तो ये 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं। ये भी पूछ सकता है कि डिसिप्लिनरी पावर के कितने इंस्ट्रूमेंट हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैंने अभी बता दिया। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप हल्का सा लापरवाही करेंगे तो आप MCQ गलत कर देंगे। इसी डिसिप्लिनरी पावर को दिखाने के लिए फूको एक टर्म यूज़ करते हैं पेनॉप्टिकन का, जो कि ब्रिटिश थिंकर जर्मी बेंथम का टर्म है। पेनॉप्टिकन उन्होंने यूज़ किया था ब्रिटिश जेल की सर्विलांस के लिए। पेनॉप्टिकन में होता क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे इमेज लगाया हुआ है, उसमें बीच में एक पिलर है और चारों तरफ बहुत सारे जेल के रूम हैं। तो जर्मी बेंथम बोलते थे कि बीच में एक गार्ड रहेगा जो जेल के सारे रूम पे नज़र रखेगा, बट उस गार्ड को कोई नहीं देख पाएगा। तो लोगों के अंदर डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गार्ड हमें देख रहा हो। भले ही वो गार्ड सो रहा होगा, बट लोग डर के मारे कोई गलत एक्टिविटी नहीं करेंगे। इसी वर्ड को बोलते हैं पेनॉप्टिकन, और उसी का यूज करते हैं फूको अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और गवर्नमेंट की पावर को दिखाने के लिए। फूको क्या बोलते हैं कि अब गार्ड की ज़रूरत नहीं है और हमारे ऊपर CCTV कैमरा द्वारा नज़र रखी जा रही है और ये देखा जा रहा है कि आप कुछ गलत हरकत नहीं करते हो। तो उस वजह से हम अपना बिहेवियर सुधार लेते हैं, और अगर कुछ गलत करने भी जाते हैं तो सोचते हैं हो सके हमें कोई देख रहा होगा, इसलिए वो गलत काम हम नहीं करते हैं। तो फूको का मेन फोकस था कि किस तरीके से गवर्नमेंट हमको कंट्रोल करती है उसको बताना, इसलिए इस वर्ड का यूज़ किए थे फूको। नेक्स्ट टर्म यूज़ करते हैं फूको डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस का। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हमको डिसिप्लिन सिखाएं, हमारे ऊपर कंट्रोल करें, उसको बोल देंगे डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। ये टर्म भी यूज़ किए थे फूको अपनी बुक डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट में। ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए स्कूल्स हो गया, प्रिजन्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इनके थ्रू हमारे ऊपर नज़र रखी जाती है और हमको कंट्रोल किया जाता है। फूको की एक बुक है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, इसके 4 वॉल्यूम हैं, आपको सारे याद कर लेने हैं। ये बुक आई थी 1976 में, और उसके बाद इसके 4 वॉल्यूम आए थे, जिसमें ये सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि जो विक्टोरियन व्यू ऑफ सेक्सुअलिटी था, जिसमें माना जाता था कि सेक्सुअलिटी को दबाया जाता है, रिप्रेस किया जाता है, बट फूको मानते हैं ऐसा बात नहीं है। उसके रिप्रेशन की वजह से सेक्सुअलिटी का एक्सप्लोजन हुआ है और उसकी वजह से वो डिस्कोर्स में आ पाया है। अब हम लोग खुल के सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर पाते हैं। फूको काफ़ी इंटरेस्टेड थे सेक्सुअलिटी को जानने के लिए, इसीलिए उन्होंने ये टॉपिक लिया और क्रिटिसाइज करते हैं उन लोगों को जो लोग सेक्सुअलिटी के बारे में खुल के बात नहीं कर पाते हैं या फिर उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। फूको बोलते हैं कि सेक्सुअलिटी को दबाने के बजाय हमें उसका साइंटिफिक स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए कि सेक्स और पावर में क्या रिलेशन है। इनके अकॉर्डिंग जो हमारा लाइफ है और जो सेक्स है उसके ऊपर जो पावर आता है उसके 2 फॉर्म आते हैं। पहला है इन विच द गोल वॉज टू डिसिप्लिन द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स सेक्सुअलिटी, मतलब ह्यूमन बॉडी को और सेक्सुअलिटी को डिसिप्लिन में लाने के लिए पावर का यूज किया जाता है। और दूसरा है पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए, जिसमें हमारा उद्देश्य होता है कि पॉपुलेशन को रेगुलेट करना और कंट्रोल करना। यहीं पे एक टर्म यूज करते हैं ये बायोपॉलिटिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार कि बायोपॉलिटिक्स होता क्या है और किसका दिया हुआ है। तो बायोपॉलिटिक्स का मतलब होता है जब जो हमारा रिजाइम होता है, मतलब गवर्नमेंट होती है, वो हमारे ऊपर केवल सत्ता के रूप में कंट्रोल नहीं करती है बल्कि मेडिकल के थ्रू भी हमारे ऊपर कंट्रोल करती है। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि साइकेट्री कैसे यूज करता है मेडिसिन का हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उसी का बात करते हैं यहाँ पे फूको बायोपॉलिटिक्स में, कि हमारे ऊपर लगातार नज़र रखी जाती है, गेज किया जाता है हमको। अब शायद ये आपको अजीब लग रहा होगा, बट वो एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थे तो वो क्रिटिसाइज करेंगे ही मॉडर्निज्म को, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल को भी क्रिटिसाइज किया है। अब ये बात करते हैं नेचर ऑफ पावर का। तो ये बोलते हैं पावर इज फाउंड इन ऑल सोशल रिलेशनशिप्स एंड इज नॉट जस्ट एक्सरसाइज बाय द स्टेट, मतलब सारे रिलेशनशिप में पावर का गेम होता है। ये केवल स्टेट का ही काम नहीं है पावर को एक्सरसाइज करना, सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से पावर को एक्सरसाइज करते हैं। और उसके बाद इन्होंने पावर को नॉलेज से लिंक किया है और बोलते हैं पावर इज नॉलेज। ये 3 टाइप की पावर का बात करते हैं। पहला है सोवरिन पावर, दूसरा है डिसिप्लिनरी पावर और तीसरा है बायो या फिर रेगुलेटरी पावर। तो सोवरिन पावर क्या होता है? ये ऐसा टाइप का पावर होता है जिसमें राजा महाराजा हमारे ऊपर कंट्रोल करते थे रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू। और दूसरा होता है डिसिप्लिनरी पावर। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट पनिशमेंट नहीं दी जाती है बल्कि इसमें क्राइम करने से ही रोका जाता है। तो उसके लिए यूज़ करते हैं पेनॉप्टिकन या फिर गेज, मतलब आपको इस तरह फील कराया जाएगा कि आपको कोई देख रहा है जिससे आप अपने आप डिसिप्लिन में रहेंगे। इसको बोलते हैं डिसिप्लिनरी पावर। थर्ड है बायो पावर। इसको हमने अभी पढ़ा कैसे हॉस्पिटल के थ्रू हमारे ऊपर कंट्रोल रखा जाता है और हमारी पूरी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं
बहुत सारे मेडिसिन के थ्रू, तो उसको बोलते हैं बायो पावर। एक इनका कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंटालिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। गवर्नमेंटालिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट का रूल, हमारे ऊपर गवर्नमेंट जो भी कंट्रोल करती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंटालिटी। कई टाइप से गवर्नमेंट हमारे ऊपर कंट्रोल करती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनका एपिस्टाइम। इसका मतलब होता है एक सर्टेन टाइम पे कोई स्पेसिफिक नॉलेज जो रही हो उसको स्टडी करना, मतलब हर जगह का कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होता है उसको स्टडी करना और उसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज करना, बोलते हैं एपिस्टाइम। एक कोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर इज प्योरली कोअर्सिव, वेयर देयर इज पावर देयर इज रेजिस्टेंट। ये है फूको का। पूछ सकता है कि किसका कोट है, तो आप कार्ल मार्क्स लगा के मत चले आइएगा, ये है फूको का। एक और कोट है डिस्कोर्स एंड डिस्कर्सिव फॉर्मेशन, ये भी है फूको का। नॉलेज इज पावर बोलते हैं फ्रांसिस बेकन और पावर इज नॉलेज बोलते हैं फूको, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक और कोट है नॉलेज इज नॉट फॉर नोइंग इट इज़ फॉर कटिंग, ये भी है फूको का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया MCQ में, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। जितना मैंने यहाँ पे बताया सब आपको याद कर लेना है, सारी बुक्स याद कर लेनी है। मैंने यहाँ पे सारी बुक्स मेंशन कर दी हैं क्रोनोलॉजी वाइज कि मतलब कौन सी बुक कब आई थी। एक में भी आपको लापरवाही नहीं करना है, सारा आपको याद करना है। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, MCQ भी वहीं मिल जाएगा।